हे गाइस, आज हम आप लोगों के लिए भौत विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। उससे पहले बेसिक पर डिस्कस करेंगे। विज्ञान किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान यानी साइंस, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। या सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक और भाषा कह सकते हैं, आवश्यकताओं की जननी को हम विज्ञान कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? वैसे विज्ञान जिसमें गुरुत्वाकर्षण, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश, इस प्रकार के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो वैसे विज्ञान जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तु के भौतिक गुणों और विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स का जो उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका जो अभिप्राय होता है प्रकृति से होती है, ठीक है। भौतिक विज्ञान के जनक जो है न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान में कोई भी पदार्थ हो, उसमें स्थिर गुण पाया जाता है, ठीक है, उसमें स्थिर आवेश पाया जाता है, या धन आवेश या ऋण आवेश, उस गुण को क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा में कहते हैं, वही बात है। चलिए, आवेश किसे कहते हैं, ये आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि आवेश कहते हैं किसे। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु की स्थिति जो होती है दूसरी वस्तु को क्या करते हैं, आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। मान लीजिए कांच है और कपड़ा है, दोनों के क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे। थोड़ा देर के बाद रगड़ने के बाद देखिएगा कि जो कागज़ जो होगा उस कांच के टुकड़े पर वो पकड़ने लगता है, यानी क्या करता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है, पकड़ने लगता है। उसे क्या कहते हैं, उसमें दो आवेश उत्पन्न होंगे, धन आवेश तथा ऋण आवेश, उसे क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। चलिए, आवेश के जो है एक सदिश राशि होती है, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। धन आवेश जो होता है पिंड से होकर, इस पर कहिए तो किसी भी पदार्थ में अत्यधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम धन आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ में कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ के आवेशित जो कारण की तीन अवस्था या तीन विधियाँ होती है। किसी भी पदार्थ में आवेशित, कोई भी पदार्थ मान लीजिए आवेशित है, तो उसमें तीन कारण हो सकते हैं। क्यों? एक घर्षण बल उसमें हो सकता है, एक चालन विधि अधिक हो सकता है, एक प्रेरण द्वारा भी उसका जो आवेशित वो पदार्थ जो है अत्यधिक आवेश। विद्युत आवेश के जो मूल गुण क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ में विद्युत जो आवेश होंगे उसका प्रश्न गुण क्या होंगे? तो आवेश की जो योग्यता वो क्या अधिक हो सकती है, कम भी हो सकती है। विद्युत आवेश का एक संरक्षण होगा, ठीक है। विद्युत आवेश का एक क्वांटमीकरण किया जा सकता है, ठीक है। ये विद्युत आवेश के मूल प्रश्न गुण हो गए। चलिए आगे देखते हैं, आवेशों की योग्यता। आवेशों की योग्यता से आप क्या समझते हो, वो क्या होता है? तो किसी भी निकाय का कुल आवेश, विद्युत आवेश, उसके विभिन्न अवयव के गुणों पर क्या होते हैं, उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के बीच गणित योग के अगर बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेशों की योग्यता कहते हैं। ओके, आपको यह मालूम होगा कि आवेश को Q से डिनोट करते हैं। Q इज कॉल्ड Q1 प्लस Q2, इस प्रकार से ये समीकरण ले लेंगे। इज नॉट कॉल्ड, Q इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नॉट। ओके, तो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 5 कूलम है, 4 कूलम है, प्लस में 3 कूलम है, -2 कूलम है और -3 कूलम है। इसको क्या करेंगे हम, इस फार्मूला पर क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 4 3, 5 4 9 3 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 कूलम, यानी आवेश कितने हो जाएंगे, किस बीजगणितीय क्या हो जाएंगे, 7 कूलम हो जाएंगे। ओके, आवेश का संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हो? आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी आवेश को न तो आप उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में
स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को नहीं तो आप जन्म दे सकते हैं, नहीं निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं उसे आप क्या उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को न तो आप उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, उसके परिस्थितियों में आप बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक पिंड है, यह पिंड से आवेश इस तरफ जा सकता है, दूसरे पिंड की ओर जा सकता है, इस पिंड से दूसरे पिंड की ओर, पदार्थ की ओर वो जा सकता है, लेकिन आप उसे नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं कोई स्लो। कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं? कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला जो बल होगा, दोनों आवेश के मात्रा के गुणनफल में यदि अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती अगर होता है, उसे हम कूलाम स्लो कहते हैं। मान लीजिए कि दो आवेश है, एक Q1 है तथा Q2 है, उनके बीच में यदि पाई से अगर बल लगा दिया जाता है, दोनों के बीच में अगर समान मान से अगर गुणनफल उनके क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, और उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, ठीक है ना। उससे क्या कहते हैं, कूलाम्स लॉ कहते हैं। यानी फोर्स के समानुपाती, बल के समानुपाती हो जाएंगे दोनों आवेश Q1 तथा Q2, और या Q1 तथा Q2 को बाय में लिखेंगे तो फोर्स के समानुपाती हो जाएंगे 1/π²। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 आप क्या समझ, ये क्या कर लेंगे, इसको वही फोर्स के समानुपाती हो जाएंगे, इंटू कर लेंगे, फिर Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, /π हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आप याद कर लीजिएगा एब्सोल्यूट के मतलब कूलाम्स लॉ की बीमारी क्या होती है, m इनवर्स L-3e⁻²। ओके, आज के इतना ही, थोड़ा क्लास फास्ट है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर। रोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण अगर प्रभावित नहीं होता है, उसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक आवेश द्वारा यदि एक बल हम लगाते हैं तो उनके जो विशिष्ट कोई अन्य जो आवेश होंगे, यदि उनकी उपस्थिति के कारण कोई प्रभाव में अगर कोई बदलाव अगर नहीं होता है उस पदार्थ में, तो उसे हम कहेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत, ठीक है। या दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, कोई भी स्थिर बिंदु है, कोई भी स्थिर आवेश है, अगर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिमाण बल में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता, तो सभी बलों के सदिश जो राशि जो होंगे, सदिश जो योग होंगे, वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम वही फोर्स F बराबर इक्वल F1 + F2 + फोर्स F+, इस प्रकार से क्या है यहाँ दिखा दिया गया है। आवेश यहाँ मान लीजिए कोई पिंड में है, ऊपर से फोर्स बल लगाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं या कहलाता है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल की जो रेखाएं होती है कैसी होती है? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र वक्र पृष्ठ या पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता रहता है। इस प्रकार से आप देखिए, प्लस धनात्मक धनावेश इस पर क्या हो रहा है, एकांक समय में अकेले ही चल रहा है। विद्युत बल रेखा के गुण क्या होती है? विद्युत बल रेखा का जो गुण होती है वह धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और इन आवेश पर क्या होती है, वो खत्म समाप्त हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा, ये धनात्मक से पोजीशन से ये खत्म मतलब प्रारंभ हुई है, ये ऋणात्मक जाकर क्या हो जाएगी, माइनस में चली गई, खत्म हो गया। विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, लचकदार डोरे की तरह होती है। यहाँ पर देखिएगा, ये पोजीशन प्लस ये ऋणात्मक आवेश वाले हैं, ये धनात्मक आवेश वाले हैं। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती है। कोई भी दो बल जो होंगे आपस में वो प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये रेखाएं जो है आवेश का, विद्युत धारा का, ये दूसरे क्या दूर जा रही है, हटने का प्रयास कर रही है, ये करीब नहीं आने का प्रयास कर रही है। देखिए थोड़ा सा, ओके बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगला वीडियो में सेकेंड पार्ट में आपको जो है